My lovely viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Knowledge of Everything. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ से होंगे। नाज़रीन, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने बड़े से बड़े सल्तनत को हराकर अपनी हुकूमत कायम की है। ये लोग एक मामूली ज़िंदगी गुजारने वाले थे, मगर इन्होंने हिम्मत और अपने हौसला अफजाई के ज़रिए बड़े से बड़े सल्तनत को हटाया और अपनी हुकूमत कायम की। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिसने अपनी करियर की शुरुआत एक मामूली फ़ौज से की थी, मगर तरक्की करता हुआ पूरे मुल्क का बादशाह बन बैठा। इसके अलावा ये शख्स पूरे यूरोप पर अपना कब्ज़ा भी चाहता था। जी हाँ हजरात, आज मैं आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताऊंगी और नेपोलियन की ज़िंदगी के बहुत सारे फैक्ट से आगाह करूंगी। तो माय लवली व्यूअर्स, अगर आप लोग नेपोलियन की ज़िंदगी से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाये किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री की इस ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी की पैदाइश 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कॉर्सिको में हुई थी। इनके वालिद का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, जो पेशे से एक लॉयर थे। इनकी वालदा का नाम लैट्रिटो रोमोलिसो था, जो काफ़ी सलाहियतों की मालिक थी। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सलाहियत, दूरअंदेशी और दानिशमंदी की वजह से एक मामूली सिपाही से फ्रांस का किंग बन बैठा। इसने अपनी करियर की शुरुआत एक मामूली सिपाही की हैसियत से की थी। आर्मी एजुकेशन हासिल करने के लिए वो पेरिस आया और पेरिस आकर आर्मी की स्कूल में दाखिला लिया। आर्मी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो फ़ौज में मुलाजमत करने लगा। नेपोलियन को सबसे ज़्यादा शोहरत 1793 ईस्वी की टोलेन की वजह से मिली। टोलेन दरअसल फ्रांस का सी पोर्ट था, जिस पर ब्रिटिश वालों का कब्जा था। नेपोलियन ने अपनी फौजी सलाहियत दिखाते हुए ब्रिटिश को काफ़ी बुरी तरीके से शिकस्त दी और सी पोर्ट को आज़ाद करवाया। नेपोलियन अपने इस ज़बरदस्त कारनामे की वजह से फ्रांसीसियों में काफ़ी मशहूर हो गया। इस इंसिडेंट के बाद नेपोलियन को ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़े जाने वाले लड़ाई के लिए फ्रांसीसी फ़ौज का कमांडर बना दिया गया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नतीजे में बादशाह को फांसी की सज़ा दे दी गई और पूरे मुल्क में डायरेक्टरी कायम कर दिया गया, तो पूरा मुल्क में एक तरीके से हंगामा हो गया। लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने लगे। नेपोलियन ने इस मौके का काफ़ी फ़ायदा उठाया और अपने फ़ौज की मदद से 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दी और एक नई हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसे कॉन्सुलेट कहा जाता था। कॉन्सुलेट के तहत पूरी हुकूमत नेपोलियन और डिफरेंट काउंसिल्स के अंडर आ गई थी। इसके साथ साथ नेपोलियन को फ्रांस का पहला काउंसिल बनाया गया। 1799 से लेकर 1814 ईस्वी का ज़माना नेपोलियन का पीरियड कहलाता है। मुल्क से डायरेक्टरी ख़त्म करने और पूरी गवर्नमेंट को अपने अंडर लेने के बाद 1804 ईस्वी में इसने सीनेट के मशवरे पर खुद के लिए फ्रांस के राजा का लक़ब इस्तेमाल किया और इस तरह फिर से फ्रांस में एक बार रॉयल गवर्नमेंट कायम हो गई। फ्रांस में इसकी हुकूमत सिर्फ 10 सालों के लिए थी, मगर इस 10 साल में इसने पूरी फ्रांस की तस्वीर बदल दी। इन्होंने फ्रांस में डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए और साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डिमांड इक्वेलिटी और फर्टिलिटी को एक्सेप्ट किया, मगर लिबर्टी को इखराज कर दिया। वो लिबर्टी को मानने वाले नहीं थे। इन तमाम चीज़ों के अलावा मुल्क का पूरा सिस्टम, यहाँ तक कि जस्टिस का निज़ाम भी नेपोलियन के अंडर में था। अगर हम इसे शॉर्टली कहें तो नेपोलियन का पीरियड वन मैन रूल पीरियड था। नेपोलियन ने अपने आर्मी की ज़िंदगी में 1798 ईस्वी में इजिप्ट में इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी। वो ब्रिटिश आर्मी के स्ट्रॉन्ग नेवी से जीत नहीं सका था, क्योंकि ब्रिटिश की नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और नेपोलियन बोनापार्ट की नेवी काफ़ी वीक थी, मगर इसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। नेपोलियन पूरे यूरोप को अपने कब्ज़े में करने का ख्वाहिशमंद था। इसके अलावा वो ब्रिटिश को फ्रांस से कमतर साबित करना चाहता था।
नेपोलियन की पूरे यूरोपियन कंट्री में कब्जा करने की पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज़ को अच्छी नहीं लगी। यूरोपियन कंट्रीज से नेपोलियन के खिलाफ 1791, 1801 और 1805 में लड़ाई शुरू कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फ्रांस की बढ़ती हुई ताकत को देखकर काफ़ी डरा हुआ था, इसने नेपोलियन से डरकर इसके खिलाफ एक अलायंस बनाई जिसे थर्ड कोलिएशन अलायंस कहते हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा नेपोलियन और प्रूसिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। नेपोलियन फ्रांस और प्रूसिया की बाउंड्री को लेकर काफ़ी उलझा हुआ था, लिहाजा बाउंड्री के मामलात को सुलझाने के लिए इसने 1806 ईस्वी में प्रूसिया पर हमला कर दिया। इसके बाद इसने पुर्तगाल और स्पेन को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। स्पेन और पुर्तगाल नेपोलियन के इस हरकत से काफ़ी परेशान हुए। इन्होंने नेपोलियन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। ये जंग पेनिनसुला वॉर के नाम से मशहूर है। इन तमाम बातों के बाद प्रूसिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने 1813 ईस्वी में फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। नेपोलियन और इन तीनों कंट्री के दरमियान घमासान की लड़ाई हुई। इन तीनों कंट्री ने नेपोलियन को फ्रांस के लेपिस मुकाम पर हराया। जंग में जीत हासिल करने के बाद एक बड़ी फौज की तादाद में वो लोग फ्रांस में दाखिल हुए और पेरिस को अपने कब्ज़े में ले लिया। जंग में जीत हासिल करने के बाद इन्होंने नेपोलियन को कैद कर लिया और इटली के एल्बा कोस्ट पर भेज दिया। मगर नेपोलियन ने अपने शातिर दिमाग के ज़रिए इस कोर्स से भागने में कामयाबी हासिल कर ली और वो 20 मार्च को पेरिस पहुंच गया। पेरिस पहुंचने पर वहां के लोगों ने नेपोलियन की ज़बरदस्त स्वागत की और इसे दोबारा फ्रांस का बादशाह बना दिया गया। मगर अब फ्रांस में इसकी हुकूमत सिर्फ 100 डेज़ की थी। ब्रिटिश और प्रूसिया खामोश नहीं बैठे। इन्होंने नेपोलियन को दोबारा हराने की खातिर 18 जून 1815 ईस्वी में नेपोलियन के साथ दोबारा जंग की शुरुआत कर दी। ये जंग तारीख में वाटरलू जंग के नाम से मशहूर है। नेपोलियन इन दोनों कंट्री का सामना नहीं कर सका और जंग में हार गया। जंग में हारने के बाद नेपोलियन को हेलेना आइलैंड में भेज दिया गया। इस आइलैंड में इसे 52 ईयर्स में कैंसर की बीमारी हो गई और आखिरकार 5 मई 1821 ईस्वी में फ्रांस और यूरोप पर कब्जा करने वाला शख्स इस दुनिया से कूच कर गया। नेपोलियन की इस कहानी से हमें एक सबक ज़रूर मिलता है, वो है हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। तो हजरात, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। आपके एक लाइक से मेरे मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और हाँ नाजरीन, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट पे लिखिए, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।